मनमोहन सिंह को बहुत कुछ कहा गया, उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया। उस दौर में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लगातार मीडिया के निशाने पर रहे, देश के विपक्षी दल उनको लगातार टारगेट करते रहे, उन्हें मौन मोहन सिंह कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन वो मनमोहन सिंह जब आज इस दुनिया में नहीं है, या मनमोहन सिंह जब सत्ता से बेदखल हुए और जब नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई 2014 में, 2019 में और उसके बाद 2024 में, तब हमारे सामने तुलना करने का एक वक्त है पत्रकार के तौर पर। इसलिए जरा इस तुलना को और इस दौर को और मैं जो कहना चाह रहा हूं इसकी बारीकी को समझिए। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 2007 में मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, खासतौर से 7 साल का अंतराल मैंने देखा एक संपादक के तौर पर। 2014 में सत्ता से उनकी बेदखली हुई और इस दौर को तो देख ही रहा हूं। वो दौर ये था कि 2011 में जब अन्ना आंदोलन देश में शुरू हुआ, जब अन्ना आंदोलन के तमाम किरदार जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक धरना और अनशन और प्रदर्शन करते हुए मनमोहन सिंह को लगातार घेर रहे थे, निशाने बना रहे थे और मनमोहन सिंह पर सीधे लगातार प्रहार कर रहे थे। और हम जैसे लोग जो चैनल में थे, अलग अलग चैनलों के संपादक, 24 घंटे तक लगातार अनवरत कवरेज, मनमोहन सिंह सरकार पर हमले, मनमोहन सरकार की नाकामियां, मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, उन आरोपों से घिरे मनमोहन सरकार के मंत्री और उन आरोपों का लगातार लाइव टेलीकास्ट। एक वो दौर था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तमाम आरोपों का सामना करते हुए बार बार मीडिया के सामने आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उसके लिस्ट है कि कितनी बार 10 साल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर आगे आते हैं। और एक ये दौर जब देश के प्रधानमंत्री मुखर प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जिन्हें कहा गया मौन मोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री जिन्हें माना जाता है बहुत मुखर है, लेकिन वो मौन मोहन सिंह लगातार मीडिया के सवालों का सामना वैसे दौर में करते रहे जब वो आरोपों के घेरे में थे। और ये मुखर प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने कहा, अब 11 साल होने वाले हैं, एक बार भी 10.5 पौने 11 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कहीं मीडिया के सीधे सवालों का जवाब बतौर प्रधानमंत्री सामने आकर उन्होंने नहीं दिया है। सवालों का जवाब उन्होंने कैसे दिया है, किस तरह के इंटरव्यू दिया है, आप सब जानते हैं। लेकिन बात जरा मनमोहन सिंह की और फिर मोदी की भी करते हैं। मनमोहन सिंह उस दौर में, खासतौर से 2011, 12, 13, 14 का जिक्र मैं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं एडिटर था न्यूज़ 24 का, बहुत सारे हमारे साथी अलग अलग चैनलों के एडिटर थे और उस दौर में हर रोज सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ 24 घंटे देश में एक राजनीतिक माहौल बना था। अन्ना आंदोलन, केजरीवाल, उनके साथ बीजेपी और पूरी मशीनरी और विपक्ष, और 24 घंटे के लाइव कवरेज के दौरान मैं महसूस करता रहा। और आज मैं अगर एनालाइज करता हूं, पीछे पलटकर अतीत के पन्ने पलटकर झांकने की कोशिश करता हूं, उस दौर की तस्वीरों को पलटने की, तो मुझे एक वक्त भी ऐसा नहीं आता है कि 2011, 12, 13, 14 में कि हमें इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा हो, इस तरह का प्रेशर का सामना करना पड़ा हो कि ये जो लगातार कवरेज हो रहा है मनमोहन सरकार के खिलाफ या मनमोहन सरकार को घेरने के लिए या मनमोहन सरकार की नाकामियों पर आप लगातार जो कवरेज कर रहे हैं, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे करप्शन के सवाल हो, चाहे जैसा कि मैंने कहा विपक्ष की घेराबंदी के, कभी कोई प्रेशर नहीं आया। कभी नहीं लगा कि हमें यह चैनल पर दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और किसी संपादक, किसी पत्रकार या किसी भी मीडिया संस्थान के ऊपर इस तरह की अंकुश, इस तरह की पाबंदियां कि उसका वो नुकसान या खामियाजा भुगत सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का दौर है। वही पत्रकार जो 2014 से पहले मनमोहन सिंह से हर तरह के सवाल पूछ सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही पत्रकार कैसे नरेंद्र मोदी के सामने सवाल पूछते हैं या इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं। बहुत सारों को वो मौका भी नहीं मिलता। 2004 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर थे, तब कैसे मीडिया का सामना करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और किसी भी चैनल, किसी भी संस्थान, किसी भी अखबार का रिपोर्टर उनसे सीधे सवाल पूछ सकता था। सवाल पूछने वाले ऐसे रिपोर्टर के दिमाग पर कोई बैगेज नहीं होता था कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है और अगर उसने कुछ आड़ा तिरछा सवाल पूछा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह थे। वो सवालों का जवाब संजीदगी से देते थे और इसलिए एक आंकड़ा मैं देख रहा था
कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 100 से ज्यादा बार मीडिया के सवालों का सामना किया, और एक नरेंद्र मोदी है 10.5 साल में एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। हां आए, चुनिंदा इंटरव्यू दिया, चुनिंदा लोगों को दिया, उन पत्रकारों को, एंकर्स को, एडिटर्स को दिया जो उनके गुड बुक में माने जाते हैं, जिनकी पहुंच सीधे मोदी तक है, अमित शाह तक है, पीएमओ तक है, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाटुकार माने जाते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के बड़े भक्त माने जाते हैं। ऐसे चुनिंदा लोगों को इंटरव्यू तो दिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मुखर प्रधानमंत्री होकर, शानदार वक्ता होकर, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज जब मैं वीडियो देख रहा हूं, वो सारे वीडियो जब वायरल हो रहे, मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो, तो मुझे 2011 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। वो 2011 में न्यूज़ 24 का एडिटर था, और एक दिन पता चला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से इंटरेक्शन करने वाले हैं, जिसमें देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों के प्रधान संपादकों को बुलाया गया है। मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा संपादक या जो एडिटर इन चीफ थे उस इंटरेक्शन में गए थे पीएमओ में। और सबसे बड़ी बात, उसका डीडी पर, दूरदर्शन पर जो सरकारी चैनल है, लाइव टेलीकास्ट होना था। और वो दौर था 2011 जब कोल ब्लॉक आवंटन से लेकर कई ऐसे आरोप सीधे मनमोहन सिंह सरकार पर लग रहे थे, और जबरदस्त आरोपों से घिरी मनमोहन सिंह सरकार थी। ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह ने तय किया कि उन्हें मीडिया से इंटरेक्शन करना है, चैनलों के संपादकों से, मालिकों से मिलना है, मतलब मालिकों, कुछ चैनल के मालिक एडिटर इन चीफ होते हैं, और उसका लाइव टेलीकास्ट होना है। और उस लाइव टेलीकास्ट में या वो मीडिया से इंटरेक्शन में, पता है, एक शख्स अर्नब गोस्वामी भी थे। वो अर्नब गोस्वामी जो तब टाइम्स नाउ के एडिटर थे, और मनमोहन सिंह सरकार के सबसे मुखर आलोचक पत्रकारों में से एक थे, और बल्कि मैं कहूं उन दिनों में उनका मुरीद हुआ करता था उनके तेवर को देखते हुए। और यही पत्रकार का काम होता है, सरकार की घेराबंदी, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उसकी घेराबंदी, जिसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिस पर आरोप है उससे जवाब तलब करना, और जो सबसे शक्तिशाली है उससे सवाल पूछना। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आज भी याद है, आज कुछ टुकड़े उसके वायरल हो रहे हैं, सबसे तीखा सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछा था। उस सवाल का एक छोटा सा हिस्सा मैं इस वीडियो में आगे दिखाता हूं। और वही अर्नब गोस्वामी 2014 के बाद कैसे नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हुए, कैसे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चाटुकारों में शामिल हो गए, किस तरह से नरेंद्र मोदी की भजन आरती कर रहे बीते 10 सालों से, यह भी देश देख रहा है। तो एक दौर वो था, इसलिए मैंने कहा दोनों दौर की तुलना बहुत जरूरी है। तब जब नरेंद्र मोदी पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं 10.5 साल के कार्यकाल में, कई ऐसे उटपटांग फैसलों की वजह से, एक तरफा फैसलों की वजह से, कई फैसले पलटने पड़े, कई ऐसे फैसले जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की लानत मलामत हुई, लेकिन कभी उनसे वैसे सवाल, तीखे सवाल न पूछे गए, न ही नरेंद्र मोदी ने पूछने का मौका दिया, और न ही किसी चैनल ने हिम्मत की कि चैनल पर उस तरह से मनमोहन सिंह की तस्वीर जैसे लगाकर सवाल पूछे जाते थे 2014 से पहले, वैसे कोई भी चैनल नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर लगाकर वो सवाल पूछ सके, ऐसा एक भी चैनल पिछले 10 साल में हिम्मत नहीं कर पाया। वजह आप समझ सकते हैं। तो वो हिस्सा छोटा सा सुनिए, देखिए कि 2014 से पहले का मीडिया या 2014 से पहले के संपादक और 2014 के बाद का मीडिया कैसे बदला। छोटा सा टुकड़ा। Mr. Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. And sometimes when corruption happens right under your nose, Mr. Prime Minister, you spoke about the coverage in the media. There is a general view that had the Devas ISRO deal, not the scam, not been exposed by the media, it would have gone through. My specific question to you on the Devas ISRO deal is this, that there are people in your government, allegedly people in the Prime Minister's office, there are people in the close bureaucracy who were in the know about the deal after the decision to blacklist that company was taken in July. And now we know that they were still in backroom talks with the same blacklisted company till a few weeks back. In that context, Mr. Prime Minister, there are people who are in the know about a scam of a deal, they delayed action in the deal, and they continued some backroom talks, and we were told these talks are normal. Mr. Prime Minister, is it normal to continue backroom talks with a blacklisted company in a scam like this? Nation wants to know, पूछता है भारत,
प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी, उससे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? Did we all feel energized by that or not? Louder. मोदी जी, प्रो इनकम्बेंसी यही है, दिस इज द बिलीफ। दूसरी बात कहूंगा मोदी जी, आई कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं। यही अर्नब गोस्वामी आज भी एडिटर हैं, आज उनका अपना चैनल है, तब तो टाइम्स नाउ में थे, आज रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ हैं। और जब अपने चैनल के खुद मुख्तार हैं, खुद मुखिया हैं, खुद मालिक हैं, तब नरेंद्र मोदी के सामने कैसे बिछते हैं, कैसे पूरे चैनल को उन्होंने बिछा दिया है बीजेपी के सामने, और कैसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पक्ष में गुणगान करने के लिए दिन रात काम करते हैं, या उनका पूरा तंत्र काम करता है, किसी से बात छिपी नहीं है। लेकिन अगर 2014 के पहले मनमोहन सिंह इसी तरह से, जैसे आज नरेंद्र मोदी के दौर में अंकुश लगता है मीडिया पर, किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सके, अगर मनमोहन सिंह की फितरत वैसी होती 2010, 9, 11, 12 में, तो क्या मीडिया उस तरह से सवाल पूछ सकता था? क्या अर्नब गोस्वामी उस तरह से पीएमओ में जाकर या प्रधानमंत्री आवास में जाकर प्रधानमंत्री से उस तरह से सवाल पूछते और वो लाइव टेलीकास्ट होता? लेकिन वो दौर मनमोहन सिंह का था। ऐसे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखे हैं। एक दो और सवाल मैं देख रहा हूं वायरल हो रहा है। राहुल कमल जो टीवी टुडे के एडिटर हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल कमल ने इंडिया टुडे के कोई कॉन्क्लेव में मनमोहन सिंह से सवाल पूछा, सीधा सवाल, और मनमोहन सिंह ने जवाब दिया। ये लगभग 30-35 सेकंड का वीडियो है जिसमें राहुल कमल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। That are now besieging your government, do you get the sense, sir, that your own personal esteem in the eyes of the people of India has fallen some notches because of these allegations? And can you assure this audience, sir, that to the best of your knowledge, during the no confidence motion, no money exchanged hands, and the Congress party and your government did not purchase votes to stay on in power, sir? I have no राहुल कमल आज भी इंडिया टुडे में है। फर्क यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी कैसे काम कर रहे हैं और कैसे मीडिया के साथ उनका बर्ताव है, कहने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, उसके पहले के बहुत सारे इंटरव्यू एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद हैं, जब प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ द्वारा आयोजित या प्रायोजित इंटरव्यू में कैमरा भी पीएमओ का था, एडिटिंग मशीन भी पीएमओ का, कैमरामैन भी पीएमओ का, साउंड रिकॉर्डिस्ट भी पीएमओ का, लाइट और सब कुछ पीएमओ का, और वहां खाली हाथ 4 एंकर गए और उसके बाद खाली हाथ लौटे। एडिटेड इंटरव्यू का हिस्सा उन्हें टेप या जो भी चिप कहे उन्हें मिल गया। इस तरह से तो इंटरव्यू दिया। चुनाव के पहले कहते हैं लगभग 75-80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने दिए, लेकिन चुनिंदा लोगों को चुनिंदा सवालों के जवाब दिए। हो सकता है बहुत कुछ पहले से तयशुदा हो, लेकिन मनमोहन सिंह, जिन्हें मौन मोहन कहा गया, जिन्हें साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जिन्हें न जाने क्या क्या कहा गया, नरेंद्र मोदी जैसा कि मैंने कहा है कि रेनकोट में नहाने वाला प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ कहा गया, वो सवालों से कभी भागे नहीं। जब 2014 के चुनाव के कुछ महीने पहले जनवरी 2014 में उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लगभग 90 या 100 पत्रकार एडिटर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसका भी वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। लगभग 62 सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उसमें मैं अभी देख रहा था नीरज गुप्ता, जो तब पता नहीं किस संस्थान में थे, शायद IBN 7 में रहे होंगे, और आज वो आज तक में है। आज तक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तक में नीरज गुप्ता का भी एक सवाल वायरल हो रहा है, जिसमें नीरज गुप्ता ने मनमोहन सिंह से सवाल पूछे थे। बिल्कुल देर नहीं लगा। इस परसेप्शन, इस छवि के बारे में आप क्या कहें? और मनमोहन सिंह इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। मतलब एक साधारण सा पत्रकार, साधारण मतलब नामचीन बड़ा चेहरा वो नहीं, कोई भी एक रिपोर्टर, अदना सा रिपोर्टर भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता था, और ये सवाल पूछने की आज़ादी उस दौर में थी। और मनमोहन सिंह ऐसी आज़ादी के हिमायती थे, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे आते थे, और वहाँ कोई इस तरह से नहीं था कि ये पूछना है, ये नहीं पूछना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के पत्रकारों को बीते 10.5 सालों में ये मौका नहीं दिया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2014 के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनीष छिब्बर ने, जो तब एक्सप्रेस में थे, उन्होंने भी एक सवाल पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको वीक प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप वीक प्राइम मिनिस्टर हैं। तब उन्होंने कहा था, ये इतिहासकार जज करेंगे।
अगर मजबूत प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब है नरसंहार के बीच बैठे रहें और अहमदाबाद की सड़कों पर बेकसूर लोग दंगों में मारे जाते रहे, तो ये मजबूत होना है, तो मैं इसे नहीं मानता। इतनी बड़ी बात मनमोहन सिंह ने मनीष छिब्बर के एक सवाल के जवाब में कही थी। Hello, sir. Manish Chhabbar from Indian Express. Sir, the BJP and Mr. Modi's, charge against you is that you have been a weak prime minister. So, do you think, your party has a role to play in that projection of this view? Well, I do not believe that I have been a weak prime minister. That is for the historians to judge, and the BJP and its associates may say whatever they like, but if by strong prime minister you mean that you preside over the mass massacre of innocent citizens in the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength. I do not believe that sort of strength this country needs, least of all in it. मजबूत और कमजोर होने की पहचान अगर जुबानी जमा खर्च से है, तो इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अव्वल है। मजबूत होने की पहचान अगर यह है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी जुमले छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ी बड़ी डींगे हाँको, तो नरेंद्र मोदी अव्वल है। लेकिन मीडिया की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसको लेकर बीते 10 साढ़े 10 सालों में, पौने 11 सालों में क्या हुआ, कितने पत्रकारों के साथ दमनात्मक कार्रवाई की गई, कैसे कैसे पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेजा गया, उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगाई गई बीजेपी रूल्ड स्टेट में, और क्या रवैया है नरेंद्र मोदी की सरकार का, और किस तरह से बहुत सारे लोगों को मुख्य धारा के चैनलों से या संस्थानों से बाहर होना पड़ा। कैसे एक लंबी लिस्ट है प्रताड़ित पत्रकारों की जो नरेंद्र मोदी राज में प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि इस सरकार को, इस रिजीम को किसी भी सूरत में ऐसे चेहरे, ऐसे संपादक, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुखरता से आलोचना करे और किसी बड़े संस्थान में हो, और उसके संचालन, ऐसे पत्रकारों के संचालन की बागडोर पीएमओ में हिरेन जोशी संभालते हैं, और उनके नेटवर्क में ऐसे पत्रकार हैं सब जो सरकार के चाटुकार हैं। राजदीप सरदेसाई ने तो एक किताब लिखी है, उसमें 25-30 पन्नों में ऐसा एक चैप्टर ही लिख दिया, जिस पर मैंने पहले वीडियो भी बनाया था। लेकिन मनमोहन सिंह अलग थे, और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर 2007 से 14 तक का मेरा तजुर्बा है, अगर मनमोहन सिंह उस दौर में, अगर वो चाहते कि मीडिया, जिस तरह से आज मीडिया तमाम तरह की पाबंदियों में रहकर सिर्फ सरकार की चापलूसी करता है, अगर उस दौर में ऐसा शिकंजा या अंकुश कस दिया जाता कि आप सरकार की आलोचना करोगे तो आपके विज्ञापन बंद हो सकते हैं या आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो फिर कौन मालिक उस दौर में भी जोखिम लेता। लेकिन वो दौर मुझे याद है 9, 10, 11, मुझे साल ठीक से याद नहीं है, शायद 2009 ही था, जब मनमोहन सिंह ने लाल किले से भाषण में शायद कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और मैं न्यूज़ 24 में एडिटर था, और उसके बाद जब 90 डेज हो गए थे तो हमने काउंटडाउन चलाना शुरू किया, कहाँ खत्म हुई महंगाई, और मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ। और हर ऐसे मौकों पर हम लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर सवाल पूछते थे। लेकिन क्या आपने बीते 10 सालों में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछा जाते देखा है? सवाल वही होंगे जो पूछे जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, या उस तरह के चापलूसी वाले इंटरव्यू जो हुए हैं, या अर्नब गोस्वामी का वो बदला हुआ रूप। ये एक अंदाज था मनमोहन सिंह का कि तल्ख सवालों का भी बहुत संजीदगी से, सहजता से, विनम्रता से जवाब देते थे। एक मैं आज ही वायरल वीडियो देख रहा था, 2018 का है, जब उनकी किताब के विमोचन के मौके पर उनसे पूछा गया, कोई सवाल पूछा गया कि लोग कहते हैं आप साइलेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था शायद, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। मैं चाहता हूं वो जवाब पहले सुनिए। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after, immediately after landing, of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address. Our officials were nervous
that I will not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि लोग कहते हैं मैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर था, मैं वैसा पीएम नहीं था जो प्रेस से डरता था, मैं प्रेस से रेगुलर मिलता था, हर विदेशी दौरे के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। और यही सच है, यही हकीकत है। अगर 56 इंच की छाती आपकी है, अगर आप इतने मुखर, ताकतवर, इतने कॉन्फिडेंस वाले प्रधानमंत्री हैं, तो फिर क्यों नहीं सवालों का सामना करते हैं? तो एक पत्रकार के तौर पर तो हम यही जज करेंगे कि 10 साल और इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। आज ही मैं देख रहा था मनीष तिवारी जो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, उनका एक ट्विटर पर मैं टेक्स्ट देख रहा था कि मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 के बीच 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस का सामना किया, जिसमें फॉरेन ट्रिप्स के दौरान 72 बार, चाहे वो ऑन बोर्ड किया हो या दिल्ली आने के बाद किया हो, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस 10, चूँकि 10 साल सरकार में रहे, डोमेस्टिक और स्टेट विजिट के दौरान 23 बार मीडिया के सवालों का सामना किया, इलेक्शन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के दौरान 12 बार सवालों का सामना किया, मीडिया के सवालों का बार बार मैं ये कहता हूँ। तो आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 10.5 साल में, पौने 11 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया, या मीडिया का उस तरह से सामना नहीं किया जैसे मनमोहन सिंह ने किया? नहीं, कुछ तो अपने चुनिंदा चाटुकार पत्रकारों का ही सामना करिए। कब सामना किया? इंटरव्यू में, प्रायोजित इंटरव्यू में, सब कुछ जहां तयशुदा होता है, चुनिंदा चेहरे, वही चेहरे जो उनके गुड बुक वाले हैं, या फिर कभी कभी दिवाली मिलन के मौके पर या किसी ऐसे उत्सव के मौके पर जब आपको देश के बड़े बड़े चैनलों के एंकर, एडिटर चेहरे हाथ जोड़े हुए नरेंद्र मोदी के सामने दिखेंगे, वही सामना होता है। तो ये मनमोहन सिंह मौन थे, कम बोलते थे, चुप रहते थे, लेकिन इन सब के बीच वो काम में यकीन करते थे, उनकी शैली अलग थी। इसलिए एक मीडिया कर्मी के तौर पर, एक एडिटर के तौर पर, तो मैं उस 2004 से 2014 के कार्यकाल को मीडिया के लिए स्वर्णिम काल मानता हूं। तो फिलहाल मनमोहन सिंह को एक ऐसे लोकतांत्रिक, ऐसे डेमोक्रेटिक, ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर, आज़ाद मीडिया के पक्षधर प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी बहुत सारी आलोचना हुई, उस पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन 2014 के जनवरी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जब सुनील प्रभु ने एक सवाल पूछा था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, उसके पहले भी उन्होंने कहा कि आई ऑनेस्टली बिलीव हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया एंड अपोजिशन पार्टीज। मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि इतिहास मेरे प्रति दयालु रवैया अख्तियार करेगा, कंटेम्प्रेरी मीडिया और अपोजिशन पार्टी को अलग रखें तो। So, sir, my question is very simple and straightforward on the issue. I know there have been a lot of questions on corruption, on various other issues, but personally for you, many will accuse you, as you said, history has to be kind and look at you and you'll come out unscathed. But many will look at you personally as being unable to actually act or rein in your own cabinet ministers. The fact that you allowed a situation to go out of hand, that you failed to act politically, which was required, and that you kept going back to a co-group or to various other people but refused to act, and that is why we came to a stage where even the Supreme Court asked the Prime Minister's office and even indicted it for various acts of omission and commission. So how do you respond to that politically, and how do you see your legacy because of the failure of you to act in a Well, I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. और यही है, इतिहास 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब मूल्यांकन करेगा, तब मूल्यांकन करेगा कि 2004 से 2014 के बीच क्या हुआ और 2014 से 2024 के बीच क्या हुआ। देश में आज जो नफरत की खेती हो रही है, जिस तरह से जहर की खेती हो रही है, जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिस तरह से संभल से लेकर अजमेर तक और ज्ञानवापी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में एक माहौल बनाया जा रहा है, ये सब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ना हुआ, न होता, न होने देते हैं। हाँ, सरकारों पर आरोप लगते हैं,
उनकी सरकार के समय भी बहुत सारे ऐसे फैसले गलत हुए, उनकी सरकारों की नाकामियों की भी लंबी लिस्ट है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह, आज जब मनमोहन सिंह का मूल्यांकन किया जाएगा और किया जाता है, तब लगता है कि मनमोहन सिंह 10 साल में वो कर गए जो इतिहास में दर्ज होगा, और जब उनका मूल्यांकन होगा तो एक शानदार शख्सियत, एक शानदार प्रधानमंत्री और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। एक मीडिया कर्मी के तौर पर मेरी तरफ से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि।